हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने वाले टॉपिक। तो हम दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी जो होगी वो हमारी होगी स्लेव डायनेस्टी। तो उसमें जो पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सबको डिस्कस करने वाली हूँ कि उन्होंने कितने समय तक शासन किया और उन्होंने कौन कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी अपने टाइम पे। ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट ऐसे ही करते करते हम लोग जितने भी दिल्ली सल्तनत में रूलर रहे हैं, जितनी भी पांचों डायनेस्टी थी, ये सब कुछ हम एक एक वीडियो में कंप्लीट करते जाएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें सबके सब लिख दूं ताकि आप लोगों को सारे के सारे डाउट और ये जो टॉपिक है ईजिली से हो जाए। आप सब ने मुझे मैसेज किया था, आप सब चाहते थे कि मैं सिंगल सिंगल वीडियो लेकर के आऊँ, इसलिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और सीरीज़ में जुड़ जाइए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने वाले हैं कि कुतुबुद्दीन या फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई थी। ये सब कुछ एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से हमारी ये मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री देखने को मिलती है। इससे पहले मैंने आप सबको कुछ ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में ऑलरेडी वीडियो करवा दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम में लेते हुए और देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इसके फाउंडर कैसे रहे, ये सारी बातें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि आज की वीडियो में हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जिसमें से जो पहली डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड आप सभी जानते होंगे, 1206 से लेकर के 1290 तक का इनका टाइम पीरियड रहा था। और इस टाइम पीरियड तक जिन्होंने रूल किया था वो आप लोग यहाँ पे रूलर यानी कि शासक यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके बाद जो बने उनके जो बेटे थे सन इल्तुतमिश, उन्होंने राज किया। इल्तुतमिश के बाद जो बनी थी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो बने थे वो थे बलबन। और यहाँ पे आखिरी में अगर आप देखोगे तो वो है नसरुद्दीन महमूद। तो हम ये सारे रूलर एक एक करके अपनी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस आपको मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊंगी, इनके पूरे आर्क और आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग यहाँ पे मैप देख सकते हैं। मैं इसे जूम कर देती हूँ तो आप लोग, ताकि आप लोग इसको ईजिली से देख पाएँ। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैप जो दिख रहा है स्टूडेंट, तो ये इतने हिस्से में, ठीक है, जितना आपको पर्पल वाला एरिया दिख रहा है ना, ये सारा का सारा एरिया जो है ये किसका है, स्लेव डायनेस्टी का है। ऊपर से जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ये एक्सटेंड हुआ था। और ये बाकी के जो एरिया आप सब देख रहे हैं ये इल्तुतमिश के टाइम पर ये ऐड हुआ है। फिर इल्तुतमिश ने इसको और आगे स्लेव मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे जीती थी इन जगहों का और इसको और एक्सटेंड किया था, ठीक है। बट ये बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर हमें देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो ऐसे जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आपको मैप भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप भी रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ईजिली दिख जाए कि उस समय ये आप लोग देख रहे हैं लाहौर, दिल्ली, ठीक है, कन्नौज, बनारस, ये सारा एरिया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर ये इन्होंने हमें एक्सटेंड यानी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद बाकी का अगर आप लोग देखेंगे मुल्तान, गौर, उज्जैन, ठीक है, अजमेर, तो ये सारी चीज़ें हमें इल्तुतमिश ने और ऐड करी धीरे धीरे। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये स्लेव डायनेस्टी का है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो स्लेव डायनेस्टी आप लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ तक फैला। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसी हुई। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं कि दिल्ली सल्तनत की स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें जो रूलर हमें देखने को होते हैं वो कौन से शासक होते हैं। इसमें मुस्लिम रूलर आपको देखने को मिलेंगे
जो कि रूल करते हैं हमारे भारत पे। ठीक है, भारत पे भी किस पे रूल करते हैं? दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली और अजमेर, जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे जो पहले टॉपिक आएगा उसमें आप लोगों को देखा होगा कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। किसमें? बैटल ऑफ तराइन में। ठीक है, द्वितीय जो दूसरी बैटल ऑफ तराइन हुई थी उसमें, बैटल ऑफ तराइन, अगर आप सबको ये नहीं पता तो लिख लो, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट को ये बात पता होगी, इस पे भी मैं एक सिंगल वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में सेकंड बैटल ऑफ तराइन की ये बैटल होती है, जिसमें विजय किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की। और उस वक्त जो है वो क्या कर लेता है? मोहम्मद गौरी दिल्ली को जीत लेता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने उससे पहले दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, दिल्ली और अजमेर को। तो उसके बाद ये बैटल, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आफ्टर, जब पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीत लिया था तो दिल्ली सल्तनत, अब आप देखोगे तो अगर मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, जो मोहम्मद गौरी का जो स्लेव रहे थे, ठीक है, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे खास बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोहम्मद गौरी से मानते थे, और वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, ये पूरा जो दिल्ली है, वो जो है पूरी जगह, ये किसको उठा करके दे दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि आप सब ये बात जानते हैं पहले से ही कि मोहम्मद गौरी को वहाँ पे शासन नहीं करना था, वहाँ पे कोई रूल नहीं करना था। वो सिर्फ इंडिया को प्लंडर को, यानी कि लूटने के पर्पज से आया था। ठीक है, क्योंकि हमारी भारत जो है बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थी, इसी वजह से वो हमारे भारत को लूटने आया था। ठीक है, लेकिन उनका ऐसा यहाँ पे कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वो यहाँ पे कोई भी शासन करेंगे। तो याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने सब कुछ उठा करके दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 12th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, जब 12 सेंचुरी के एंड होने तक के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, उन्होंने शासकों की क्या कर दी यहाँ पे, सीरीज ऑफ रूलर एंड दिस डायनेस्टी। तो अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जब ये दिल्ली मिल चुकी थी तो उन्होंने क्या करा, एक स्लेव डायनेस्टी को यहाँ पे उसकी, इसे हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या करा कि इसको एक स्थापना कर दी। ठीक है, और उस डायनेस्टी का नाम क्या रखा? स्लेव डायनेस्टी नाम रखा। ठीक है, ऐसा इसलिए नाम रखा क्योंकि अगर आप देखोगे जो उस समय के जो जितने भी रूलर थे वो सारे के सारे मिलिट्री स्लेव्स थे। क्या थे? वो सब सैन्य दास थे। इसीलिए इन्होंने इस राजवंश, इस डायनेस्टी का नाम दास राजवंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी रखा था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहीं से स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी और यहीं से हमारी दिल्ली सल्तनत की ये पहली डायनेस्टी हम सबको देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने देखा, आज मैं सबको एक बार और इससे थोड़ा और पीछे का बता देती हूँ कि हमारी जो ये दिल्ली आप सब ये देख रहे हैं, ठीक है, इनके जो एक्चुअल फाउंडर थे वो आप सभी जानते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट, वो थे अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर थे जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली वर्ड जो लेकर के आए थे। ठीक है, फिर इनसे अनंगपाल तोमर जी से पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद गौरी ने जो दूसरा तराइन, बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हमें देखने को मिलता है 1192 में। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और दिल्ली किसके पास चली जाती है? मोहम्मद गौरी के पास चली जाती है। तो मोहम्मद गौरी इसको क्या करता है, जो उनका दास था, जो उनका स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको वो दिल्ली दे देता है। ठीक है, और यहीं से आप लोग देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी। यहीं से हमारे दिल्ली सल्तनत का ये पहला पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं 1206 उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? स्लेव डायनेस्टी की 1206 में शुरुआत की थी। ठीक है, 1206 से लेकर के 1290 तक हमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलता है। तो आज हम सब यहाँ तक, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये है कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये हमारे पास जो बेसिक नॉलेज, बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, इसलिए पहले मैंने ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। आशा करती हूँ आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आज आपके ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होने वाले। यहाँ तक से समझ में आ गया। तब आपने देखा कि स्लेव डायनेस्टी हमारी
स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, तो ये हमारे पहले फाउंडर थे हमारे स्लेव डायनेस्टी के। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो मैंने भी आपको क्या बताया, जो स्लेव डायनेस्टी है, तो स्लेव यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी, जो कि फेवरेट स्लेव थे मुस्लिम जनरल किसके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, गुलाम वंश की स्थापना मैंने अभी आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मुस्लिम सेनापति का पसंदीदा गुलाम और बाद में मोहम्मद गौरी का ये सुल्तान था। ठीक है, इसीलिए जो दिल्ली में देखने को मिलती है, मोहम्मद गौरी ने अपने जो उनके जो स्लेव थे, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दे दी थी। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसको जितने भी स्टोरियंस हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको स्लेव डायनेस्टी को अलग अलग नामों से पुकारा था। सबसे पहले उन्होंने स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश से इसको नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको मामलुक डायनेस्टी से बोलते हैं और कुछ इतिहासकार इसको इल्बरी डायनेस्टी के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ इतिहासकार स्लेव डायनेस्टी के नाम से इसको पुकारते थे, कुछ इसको मामलुक डायनेस्टी के नाम से पुकारते थे और कुछ इसको इल्बरी डायनेस्टी के नाम से पुकारते थे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे सफिशिएंट नेम कौन सा था और सबसे यहाँ पे इस स्लेव डायनेस्टी को। तो आपको पहली बात तो स्टूडेंट यही याद रखना, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, वो एक तो है आपका मामलुक डायनेस्टी और एक आपके इल्बरी डायनेस्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इन सभी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए चलिए देखते हैं कि इन तीनों राजवंश, इन तीनों डायनेस्टी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। एक एक करके हम इसको समझने वाले हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है आप लोगों का गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। तो कुछ लोग, जो कुछ इतिहासकार थे, वो इसको क्या कहते थे? इसको गुलाम वंश बोलते थे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के नाम से इन्होंने जाना था। ठीक है, ऐसा इसलिए इन लोगों ने इसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस वंश के जो कुछ शासक थे वो सारे के सारे क्या रह चुके हैं? गुलाम रह चुके हैं। इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रखा गया। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा बोला गया कि ये नाम जो है ये उपयुक्त नहीं माना गया। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी तो आप लोग समझ गए कि स्लेव इसलिए क्योंकि आप लोग भी ये बात जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कौन थे? वो उनके स्लेव थे। ठीक है, तो उसी के बेस पर इस डायनेस्टी का नाम रखा गया। तो एक ये रीज़न रहा। अगर मैं बात करूं मामलुक डायनेस्टी की, तो मामलुक डायनेस्टी, कुछ इतिहासकार ने मामलुक डायनेस्टी इसीलिए बोला क्योंकि सबसे पहले तो हम ये भी जान लेते हैं कि ये भी एक उपयुक्त नाम नहीं माना गया था। ऐसे इसीलिए क्योंकि इस मामलुक डायनेस्टी का अगर मैं बात करूं, मामलुक का ही यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे तो वो ऐसा होता था कि ये कुछ ऐसे दास होते थे या फिर ये ऐसे गुलाम होते थे जिनके माता पिता क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे, और ये साथ ही साथ ऐसे दास होते थे जिन्हें सैनिक कार्यों में लगा दिया जाता था। ठीक है, तो मामलुक डायनेस्टी में अगर आप देखोगे तो याद रखना, इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी स्लेव होते थे वो, ठीक है, वो सब के सब फ्री होते थे और इनके जितने यहाँ के टाइम के जितने भी स्लेव अगर आप लोग देखोगे उन सबको आप लोग देखोगे मिलिट्री वर्क में लगा दिया जाता था, उन सबको सैनिक कार्यों में लगा दिया जाता था। इसीलिए इस नाम को भी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं माना गया। तो ये दो नाम यहाँ पे आप लोगों ने देखा, कुछ इतिहासकार ने जो कि इस डायनेस्टी को माना था, कुछ इतिहासकार ने इसको इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी बोला था। अगर मैं बात करूं, इल्बरी डायनेस्टी उन्होंने ऐसा इसलिए पुकारा था क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके या बाकी अगर आप लोग देखोगे इसमें रूलर जितने भी इल्तुतमिश, बलबन, ठीक है, रजिया सुल्तान, तो ये सारे के सारे रूलर अगर आप देखोगे सिर्फ कुतुबुद्दीन को छोड़ करके ये सारे के सारे किसके थे? इल्बरी जाति के थे, जो कि टर्किश के थे, तुर्क थे। ठीक है, तो याद रखना इसी वजह से ये इस डायनेस्टी का नाम क्या? इल्बरी डायनेस्टी रखा गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतिहासकारों ने बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा इस स्लेव डायनेस्टी या इल्बरी डायनेस्टी में बाकी जितने भी रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो सब इल्बरी जाति के थे, जो कि टर्किश यानी कि तुर्क के थे। और इसीलिए इन तीनों में जो सबसे सफिशिएंट नाम माना जाता है वो इल्बरी डायनेस्टी माना जाता है। इसलिए मैक्सिमम जगह आप देखोगे तो स्लेव डायनेस्टी नहीं लिखा होता, वो लिखा होता है वहाँ पे इल्बरी डायनेस्टी। ठीक है,
आशा करती हूँ आप सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी में क्या डिफरेंस रहा और इन तीनों में से सबसे सफिशिएंट नाम किसे माना गया था। तो आप लोग ये बात जानते हैं, तो मैं आप सबको एक बार और फिर से उन पांचों डायनेस्टी के नाम बता देती हूँ जो हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलती है। सबसे पहला नाम आप सभी जानते हैं स्लेव डायनेस्टी यानी कि इल्बरी डायनेस्टी, जो भी आप कह लें। उसके बाद जो हमारी दूसरी डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है वो होती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद हमें देखने को मिलता है तुगलक डायनेस्टी, ये तीसरी डायनेस्टी होगी जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा आएगा सैयद डायनेस्टी, और जो लास्ट हमारा जो हमें पढ़ना होता है वो हमारी जो पांचवी डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश। तो ये हमें कुछ पांच हमें यहाँ पे डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो आज आप सबको ये बेसिक चीज़ें भी पता चल गई कि इन डायनेस्टी को, इस राजवंश को इतने इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से क्यों पुकारा और इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट यानी कि सबसे उपयुक्त किसे माना गया था। ठीक है, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक की। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें क्लियर की वो बेसिक चीज़ें थी कि दिल्ली सुल्तान की शुरुआत कैसे हुई और स्लेव डायनेस्टी के और दूसरे नाम क्या क्या रखे गए और उसका क्या मतलब होता है। अब मैं बात करूंगी, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1206 से लेकर के 1210 तक। इट मीन्स इन्होंने 4 साल तक राज किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले रूलर थे मामलुक डायनेस्टी के, या इल्बरी डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी की आप बोल सकते हैं। इनका जन्म हुआ था टर्किश फैमिली में सेंट्रल एशिया में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये किसके दास थे, मोहम्मद गौरी के थे, और जिन्होंने रूल किया था गौर इन अफगानिस्तान में। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने हिंदी वालों के लिए भी रखा है, तो हम हिंदी में देख लेते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। बात एक ही समझ में आप सबको इक्वल ही आएगा। तो मैंने आप सबको क्या बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये पहले मामलुक डायनेस्टी के प्रथम शासक रहे हैं। मध्य एशिया में ये तुर्की परिवार में इनका जन्म हुआ था। तीसरी अगर जो बात थी वो थी अफगानिस्तान के घोर शासक मोहम्मद गौरी को गुलाम के रूप में बेचा गया था। ठीक है, तो ये आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि ये मोहम्मद गौरी के क्या थे, स्लेव थे। अगर मैं बात करूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, इसका जो रैंक अगर आप देखोगे इसको और ज़्यादा ऊपर उठाया गया था और इस वजह से इन्हें क्या किया गया, सेनापति बना दिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 1192 के बाद। अभी मैंने आपको बताया 1192 में क्या हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ द राइन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप जब देखोगे मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो 1206 में क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान क्या करा, अपने आप को घोषित किया था। ठीक है, 1206 में, और इसी समय इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई 2 चीज़ों का निर्माण किया था। सबसे पहले आप देखोगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जगह आपको कहाँ, दिल्ली में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये उत्तर भारत के पहले इस्लामी स्मारकों में से एक माना जाता है। और दूसरी में अगर बात करूँ कि दूसरा जो इन्होंने बनाया था वो था कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है, कुतुब मीनार आपको याद रखना है। और एक आपको जो याद रखना है ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये 3 कंस्ट्रक्शन है जो कि इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये 3 स्मारक जो है ये इन्होंने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आगे इन सब के लिए एक एक करके आपको डिस्कस करने वाली हूँ। फिर अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने अपने आप को लक बख्श का, इनसे नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनको लक बख्श क्यों कहा गया, इसका क्या रीज़न था। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बख्श यानी कि लाखों का दाता क्यों कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आप लोगों ने देखा कि ये कुछ मुस्लिम्स की चीज़ें यहाँ पे बनवाई थी। स्मारक आपने देखा, इन्होंने मस्जिद बनवाया। तो उन्होंने मस्जिद बनवाने के लिए उन्होंने क्या किया था, जितने भी हिंदू के मंदिर होते थे, जितने भी हमारे हिंदू टेम्पल्स होते थे, उन सब को डिस्ट्रॉय करके, उन सब को क्या किया था, हटा करके सारी चीज़ें बनाई थी। तो उसका जिम्मेदार भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया था। तो अब हम बात करते हैं कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक हमें देखने को मिलते हैं और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
और ये क्या बोला था कि घोड़ों के द्वारा, हॉर्स के द्वारा ये कुचले गए थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी 1210 में। तो यहीं पे हमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूल है, शासन है, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें पूरा ओवरऑल, तो ये आरम शाह द्वारा ये सफल हुए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप यहाँ पे 1 मिनट देख भी सकते हैं। तो हमें इस बात से याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ठीक है, ये स्लेब थे, ये विदास थे किसके? मोहम्मद गौरी के। और उसके बाद इन्होंने 1206 में उनकी मृत्यु होने के बाद दिल्ली को, अपने आप को यहाँ पे इन्होंने घोषित कर दिया था, खुद को इसका यहाँ का सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उन्होंने कुछ मॉस्क्यू दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाए, ठीक है, जो कि पहला इस्लामिक मॉन्यूमेंट हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी। हालांकि इसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिन्होंने इसको और कंप्लीट किया था। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि लक बख्श जो है इन्हें क्यों बोला जाता था, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पर क्या क्या चीज़ें करी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए अब हम बात करेंगे जो इन्होंने ये तीनों चीज़ें बनाई थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो अगर आपके एग्जाम में शुरुआत होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत, बनाने की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो उन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आइए चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली कि कुतुबुद्दीन द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को क्यों बनवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार अगर आप देखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज अ विक्ट्री टावर इन्होंने बनवाया था। उन्होंने ये किस लिए? जो कि मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल हमें देखने को मिलती है, जो बैटल ऑफ तराइन हमें देखने को मिलती है, और उसमें किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। उसका जश्न मनाने के लिए उन्होंने इस कुतुब मीनार को बनवाया था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जो आपको ये कुतुब मीनार अगर आप देखोगे तो ये इंस्पायर्ड था किससे? मिनारेट्स ऑफ जाम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जाम की एक मीनार थे, उससे इंस्पायर हो करके इन्होंने ये कुतुब मीनार बनाया था। याद रखना, कुतुब मीनार में जो देखने को मिलता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज अ विक्ट्री टावर बनवाया था, कि जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुई थी 1192 में, ठीक है। जो दूसरा तराइन हुआ था युद्ध, उसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब इन्होंने ये कुतुब मीनार यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा दिया था, उसको बनवा दिया था, तो यहीं से हमें देखने को मिलता है कि यहीं पे हमारे भारत में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहीं पे मुस्लिम शासन की अब शुरुआत हमें देखने को मिलती है। इससे पहले हम लोगों ने पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो मेडिएवल हिस्ट्री स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसमें हमें पूरा का पूरा हमें किसका? मुस्लिम शासन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, जो ये कुतुब मीनार है ये किससे बना होता है? इसमें जो इन्होंने बनवाया वो रेड सैंडस्टोन और मार्बल का इन्होंने यूज़ किया था, यानी कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ करके इन्होंने इस कुतुब मीनार को बनवाया था। अगर हम बात करेंगे कुतुब मीनार का, जो आप पूरा देखोगे 72.5 मीटर ही उसकी हाइट रह चुकी है, और ये किससे? ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे। आगे अगर मैं बात करूंगी, कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि ये कुतुब मीनार जो हमें देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा, इनके द्वारा इसको क्या करा इसको स्ट्रक्चर यानी कि और भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने कुतुब मीनार की कुछ ही यहाँ पे 1-2 मंजिल हमें देखने को मिलती है, फिर इसको वापस से मरम्मत करवाया था इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। उसको वापस से, और इसमें यहाँ पे मंजिल जो है, जो और भी स्टेयर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, और भी मंजिल इसमें ऐड हुई, और भी हमें ऐड होती उस सब में, इन सब का और भी जितने रूलर्स आए बाद में, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए कुतुब मीनार की शुरुआत जो थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसमें काम चलता रहा और बाकी के रूलर्स भी इसमें ऐड होते रहे। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये एक क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आज आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
कि जितने भी स्टूडेंट को ये बात नहीं पता थी कि जो कुतुब मीनार है वो किस पर्पस से बनवाया गया था और किसने शुरुआत की और क्यों की थी। ठीक है, तो ये तो था सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हमें देखने को मिलता है। आगे अगर मैं बात करूँगी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, ये आप फिगर में देख सकते हैं, जो मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगवाई हुई हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके पास में ही यहाँ पे आयरन पिलर है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुव्वतुल इस्लाम ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। आइए चलिए इसके बारे में भी एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी डिटेल और कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने आप सबको स्टूडेंट, मैं एक बार और आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, उसकी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की थी। अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के उसको ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में मेडिएवल हिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे, वहाँ पे आप इसको देख सकोगे। आप सब ने इतना रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं दिल्ली सल्तनत का एक एक पॉइंट, एक एक रूलर के साथ मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कहीं और ना जाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे साथ देना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा और जल्दी जल्दी हम वीडियोज़ ले करके आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उतनी मेहनत करती हूँ और आप लोगों के लाइक शेयर कम होंगे तो कैसी बात बनेगी। तो मोटिवेट करने के लिए जल्दी से जल्दी एक बार लाइक शेयर कर दो। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सबको बता रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो 2 टेलीग्राम चैनल है, एक में अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पे एक मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा वहाँ पे हमारे, जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियो आती है उसका लिंक मैं वहाँ शेयर करती हूँ। हिस्ट्री के कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर देती हूँ। और वहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विज भी करते हैं। तो उन सब में जुड़ने के लिए जल्दी से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। और कुछ स्टूडेंट का ओपन भी नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूँ, जिन भी स्टूडेंट का ओपन नहीं हो रहा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री एडू पॉइंट जो कि हमारे चैनल का नेम है, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वो ग्रुप आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है इसको और क्या, कुतुब मॉस्क्यू और ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ दिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ, जो ये मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1193 ईस्वी में, यानी कि 1193 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको मस्जिद को बनवाना, जिसमें मोहम्मद गौरी की सबकी चौकी का कमांडर था जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगर मैं बात आपसे पूछूं कि गैरिसन क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, तो एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि गैरिसन क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे गैरिसन टाउन वो होता है जहाँ पे सारे सोल्जर्स होते थे। ठीक है, गैरिसन टाउन जहाँ पे सारे सैनिकों को रखा जाता था। तो आपने देखा कि इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, 1193 एडी में इस मस्जिद का निर्माण शुरू हो चुका था। फिर अगर मैं बात करूंगी, फिर इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आते हैं, इल्तुतमिश। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, तो 1210 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसको आगे जो बढ़ाते हैं वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने फिर इसको क्या किया था और एक्सपेंड किया था और इसको विस्तार से बनवाया था। फिर अगर मैं बात करूंगी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, अब इनके सक्सेसर थे ये इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो मैं दूसरा रूलर जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश थे जिन्होंने क्या करा था, जो ओरिजिनल पावर हॉल स्क्रीन थी उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करवा दिया था और भी उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, याद रखना, इन्होंने इस मॉस्क्यू के अंदर, इस मस्जिद के अंदर जहाँ पे लोग प्रेयर करते थे उसको क्या किया था, इन्होंने एक्सटेंड करा दिया था इल्तुतमिश ने और बड़ा बनवा दिया था। ठीक है,
आगे अगर हम बात करेंगे कि ये जो हम पूरा यहाँ पे आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये पूरा किससे, गुरहिंद वास्तुकला का सबसे पुराना, सबसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का गुरहिंद आर्किटेक्चर का ये एक एग्जाम्पल माना जाता है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो बनाया गया है। और साथ ही साथ हम इसमें जो देखते हैं कि इसमें ये बिल्ड जो साइड की एक लार्ज टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिटेडल, जैसे कि हम लोगों ने इसमें सिटेडल, जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़ते थे, सिटेडल वो जगह होती थी जहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते थे, जो कि अपर हिस्सों में होता था, अपर पार्ट वालों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो हमें देखने को मिलता है, ये पूरे 27 हिंदू और कुछ जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, उसको तोड़ के बर्बाद करने के बाद ये मस्जिद बनवाया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने, ये सब के सब मुस्लिम रूलर थे, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, हिंदू टेम्पल्स के जितने भी हिंदू थे उन सबको बर्बाद किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो इस तरीके से यह नेगेटिव फैक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उसकी जगह पर इन्होंने अपने मुस्लिम शासकों को, मुस्लिम को, रिलीजन को क्या करा था, बढ़ावा दिया था, उसको आगे बढ़ा रहे थे कि हिंदुओं को ख़त्म करना है, उनकी चीज़ें ख़त्म करनी है और अपने आप को बसाना है, अपने आप का राज बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, जो थर्ड है वो है अलाउद्दीन का झोपड़ा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके बारे में डिटेल में आप सबको क्या क्या पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मस्जिद, हमारे भारत का सबसे पुराना मस्जिद में से एक माना जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है, अजमेर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अजमेर में आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी अगर मैं बात करूँगी, जो ये मस्जिद, दो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मॉस्क्यू है, इसको डिज़ाइन अगर पूछा जाता है तो ये डिज़ाइन किसके द्वारा, अबू बकर द्वारा किया गया था, ठीक है। हेरात के जो अबू बकर द्वारा इसको क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। लेकिन इसको 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको बनवाया, यानी कि निर्माण किया गया था। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। आप लोग जल्दबाजी में बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि अलाउद्दीन का झोपड़ा जो है ये किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको जाके टिक कराते हैं। बट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसको डिज़ाइन किसने किया था, अबू बकर ने डिज़ाइन किया था। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1192 में ये बनवाया गया था। तो आप अगर देखोगे ये जो मस्जिद है, इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये एक उदाहरण माना जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे कि ये जो मस्जिद है, इसका स्ट्रक्चर हम कंप्लीट देखते हैं, जो कब होता है 1199 ईस्वी में इसका हमें पूरा कंस्ट्रक्शन जो है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो पूरा होता है। और 1213 में दिल्ली के इल्तुतमिश द्वारा इसे और सुशोभित किया गया था। इट मीन्स इल्तुतमिश का हाथ इसमें भी रहा है, इसने इसको और ब्यूटीफुल बनाया था और क्लियरली और इस पर काम किया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत इन तीनों चीज़ों की थी, लेकिन कंप्लीट कहीं भी कुछ नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ों पे फिर इल्तुतमिश ने इसको ऐड अप किया, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, रिपेयर किया, ठीक है, उसको और ब्यूटीफुल बनाया। तो ये सब हमें इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। आगे अगर मैं बात करूँगी तो ये साइट जो मॉस्क्यू में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, संस्कृत कॉलेज बिल्डिंग कमीशन, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मस्जिद की साइड पर आपको चौहान वंश के एक राजा थे, विशाल देव। कौन थे, याद रखना, विशाल देव थे। उनके द्वारा यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज की इमारत हमें देखने को मिलती है। आगे अगर मैं बात करूँगी कि मोहम्मद गौरी, जब मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर क्या किया था, वो अजमेर से गुजरे थे जब, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मंदिर देखे कि जब वो अजमेर से मोहम्मद गौरी गए, वहाँ से उस रास्ते से होते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सी क्या है, मंदिरें हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना है, ये जितने भी मंदिर या टेम्पल आपको दिख रहे हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब मुस्लिम रूलर हैं, इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को पूरे डिस्ट्रॉय, बर्बाद करके ही अपने मस्जिद को या मुस्लिम से रिलीजियस जितनी भी चीज़ें वो कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है।
तो उन्होंने क्या करा, जब अजमेर साइड की तरफ गए तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो आज अजमेर में उन्होंने क्या है वो किस लिए फेमस है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज अजमेर में आपको क्या देखने को मिलता है, किस लिए फेमस है ये मुस्लिम रूलर के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला, ऑर्डर दिया कि जा कर के उधर के अजमेर के साइड के जितने भी टेंपल हैं हिंदू टेंपल उसको जा कर के डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ फिर हमें देखने को मिलता है जब उन्होंने आदेश दे दिया कि जाकर के सबको डिस्ट्रॉय कर दो, और फिर बाद में उन्होंने उसी जगह पर क्या बनवाया था, मस्जिद बनवाए थे, ठीक है। तो मस्जिद बनवाए थे, और अगर आप देखोगे पूरे 60 आवर्स यानी कि पूरे 2.5 दिन के अंदर आधा दिन का झोपड़ा आपको वहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो आधा दिन का जो झोपड़ा का मतलब क्या है, शेड ऑफ 2.5 डेज, ठीक है, 2.5 डेज। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इन्होंने जितने भी ये मस्जिद बनवाए हैं, मॉन्यूमेंट्स हमें जो देखने को मिलते हैं, मुस्लिम रिलीजियस को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर इन्होंने इस वजह से क्या किया है कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय करके ये सारी चीज़ें भी की थी। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आप सबको देखने को मिलती हैं। अब आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे कि आप सबके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनवाई गई। आप लोगों को जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो मेन बात क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत ज़रूर की थी, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसमें और भी काम होते चले गए, ठीक है। कंप्लीट हुआ, रिपेयर कराया गया उसको, ठीक है, और भी इसको सुंदर बनाया गया, बड़ा बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें हमें इन सारे मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट आप सबको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये 3 ही कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने कराए यही याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे कवर अप करा दूँ। कुछ भी चीज़ अगर स्किप हो गई होगी तो वो मैं आप सबको क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूँगी। अभी मैं आप सबको चैप्टर्स के थ्रू पहले आप सबको बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मैं आप सबको क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें तो आप सब मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट हों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सारे कॉन्सेप्ट कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसी हुई, किसने किया, क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आज आपको कैसी लगी, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट के थ्रू, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैंने दे रखा है, नहीं तो आप ये हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट जो हमारे चैनल का नेम है उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी हमारी वीडियो चैनल पे आपको देखने को मिले, रात के 9:30 बजे मेरी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।